नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का हर कोई हकदार है, तो क्या इस क्षेत्र में संतुलन बराबर मिल पा रहा है? प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल में खाई बढ़ते जा रही है। हमें देखने को मिल पा रही है शहरी सुविधाएं और ग्रामीण में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है, आज हम समझते हैं इसको द बैलेंस इक्वेशन में। मेरा पहला सवाल रहेगा कि प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, उनमें हम क्या चेंजेस और परिवर्तन देख सकते हैं? दोनों से मैं अलग अलग जानना चाहूंगा। डॉक्टर सोलंकी हमारे साथ हैं। सर, कृपया करके हमें बताएं कि प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में हम क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमें? आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और उसके अगेंस्ट में कुछ फिगर्स हैं। जैसे हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल एक्सचेंज को, दैट इज़ $59 बिलियन। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ का अलॉटमेंट है वो है लास्ट ईयर का 6,500 करोड़ रुपए। उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ 0.8% ऑफ द जीडीपी, जो डेफिनेटली हम यूएस से कंपेयर नहीं कर रहे हैं जहाँ 18.4% जीडीपी का हेल्थ के लिए अलॉटेड रहता है। ये नेशनल फिगर्स के हिसाब से भी कम है। और जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा पर पर्सन, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री है। इट इज़ मोर देन यूपी विच कंट्रीब्यूट्स $400 बिलियन। इट इज़ मोर देन गुजरात, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 2.86 करोड़ है। तो जो डिफरेंस दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हमारा हेल्थ के प्रति रुझान, हेल्थ को एनकरेज करना, डिजीज़ को कम करने के लिए हमारा बजट, उसमें बेसिक फ्लॉ है। हमारा अर्निंग फ्रॉम सेल्स ऑफ अल्कोहल लास्ट ईयर का फिगर है 6,800 करोड़, और करीब करीब 8 से 10,000 करोड़ का गांजा का व्यापार होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी गांजा का एपी सेंटर हो गया है, आप सबको पता है। लेकिन हेल्थ के लिए हमारे पास अलॉटेड फंड था 6,500 करोड़। तो जब तक अलॉटमेंट ऑफ फंड्स हेल्थ के लिए नहीं बढ़ेगा तब तक सरकारी सुविधाएं बढ़ेंगी नहीं। ये हो गया सरकार की तरफ से अपेक्षाएं। दूसरा, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आज 85% ऑफ द टोटल बर्डन शेयर करता है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, उनका उचित अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रति अलॉटेड शेयर या फंड बहुत लिमिटेड है। एग्जाम्पल के लिए करीब करीब 2 लाख बच्चे बैठते हैं पीएमटी के लिए, जिसको हम आजकल नीट यूजी बोलते हैं। इंडिया में कुछ लास्ट ईयर 21 लाख लोग बैठे थे, और इसमें छत्तीसगढ़ में 2000 सीट है। मतलब 100 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। वो 5 साल रिगरस ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद जो इंटर्नशिप में जाता है तो उसको पैसे मिलते हैं 12,000 रुपये प्रति माह। मिनिमम ड्यूटी एक्सपेक्टेड है 12 घंटे, 24 घंटे भी हो सकती है। इसके विरुद्ध जो सरकारी नियम है, एक अनस्किल्ड लेबर जिसको हम कूली भी बोल सकते हैं, उसका मिनिमम एश्योर्ड वेज है 500 रुपये, ड्यूटी आज है 6 से 8 घंटे। तो हम एचआर को कैसे मेंटेन, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ हमारा ध्यान कितना है? फिर हमारे यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़ में रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता, ये बच्चे लोग आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा ये है कि यहाँ 2 साल का बॉन्ड है या 25 लाख रुपए पटाइए, और बॉन्ड में जो अपॉइंटमेंट होता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चंदन चढ़ाना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब उसको एक ढंग की जगह पे ड्यूटी मिलती है। 45,000 एक एमडी करके, और स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो 2,000 बच्चों में से 200 सीट के लिए फाइट करते हैं हर साल। वो 200 सीट में जो लकी हैं बेचारे वो एमडी करते हैं 3 साल की रिगरस ट्रेनिंग, उसके बाद वो 45,000 में कहीं पर बैठे रहते हैं। ये किसी भी साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आईआईएम ग्रेजुएट से कम है।
इसलिए हमें दो तरफ ध्यान देना है, एक बजट एलोकेशन बढ़ाना है, दूसरा हमें अपने यंग डॉक्टर्स के लिए और फैकल्टी के लिए, फैकल्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। करीब करीब 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं और एवरेज में 68% डेफिसिट है फैकल्टी का, तो हमारे बच्चों की ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, ना ट्रेनिंग अच्छी हो पा रही है। और आप हमेशा एक ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि भाई मलेरिया का इलाज हो जाए, बुखार का इलाज हो जाए, ये मेडिकल साइंस नहीं है। मेडिकल साइंस बहुत आगे है। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है सरकारी अस्पताल में, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। यहाँ कौन सा अस्पताल है जहाँ ये इनमें से एक भी सुविधा हो? किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आज तक डीकेएस को खुले हुए भी आज करीब करीब 5-6 साल हो गए, लेकिन एक किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम बेहतर सुविधाएं दें, ब्रेन ड्रेन और मॉनिटरी ड्रेन। यहाँ का पेशेंट जाके हैदराबाद में ठीक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कंड्यूसिव नहीं है। बहुत सारे ड्रैक्ट्रॉनिक एक्ट्स हैं जैसे नर्सिंग होम एक्ट, वेजेस और चार्जेस, लेकिन ये जो जज्बा होता है ना कि छत्तीसगढ़ का आदमी यहाँ पैदा हुआ है तो यहाँ कैसे भी करके वो एडजस्ट कर लेता है, काम करता है, इसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप उनको ब्रेन ड्रेन होने से रोकें। थैंक यू सो मच सर। आपने काफी सारी चीजें बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। यही सब मैं अब सरकारी अस्पताल के जो हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर्स यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि प्राइवेट अस्पताल में ये सब चीजें जब हमें देखने को मिल रही है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी एक से एक हाईटेक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तमाम सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स बेस्ट से बेस्ट हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग पहले प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट अस्पताल को? जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस की, डॉक्टर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाई करके आए हैं और ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स मरीजों का के हित में काम करना चाहते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जितने इजीली प्राइवेट सेक्टर्स में इक्विपमेंट्स आ पाते हैं उतने इजीली गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं आ पाते। एक एक इक्विपमेंट को, एक एक आधुनिक इक्विपमेंट को लाने में हम लोगों को सालों साल लग जाते हैं। कभी कोई तकनीकी खराबी की वजह से अगर वो एक बार ख़राब हुआ, उसको सुधारने में इतने पेपर्स हम लोगों को भेजने पड़ते हैं, इतने, तो उसको ठीक होने में भी महीनों लग जाते हैं। तो हम लोग जो चीज़ें सीख के आए हैं और हम लोग जो हमारे पीजी बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो भी बहुत बार हम लोग नहीं सिखा पाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लोग प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रीफर कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं जब मेकाहारा में थी और मैं अपने घर की बाइयों को भी कभी कोई तकलीफ होती थी और मैं उनको बोलती थी आप मेकाहारा में दिखा लो, तो वो लोग बोलते थे नहीं नहीं हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लोग लंबी लाइन में नहीं खड़े होना चाह रहे हैं, लोग आजकल सुविधा ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो रही है और हमारे साथ यहाँ जूनियर्स डॉक्टर जुड़े हुए हैं जूडो से, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लोगों की कुछ हड़ताल चल रही है अभी, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी और ऐसी कुछ चीजें जिससे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा होने से मेडिकल फैसिलिटीज में और आगे आने वाली सुविधाओं लोगों को मिलने में, आम पब्लिक को सुविधाओं मिलने में कारगर साबित होगी? कुछ बता। सबसे पहले तो हम लोग जो जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अभी स्ट्राइक किया है वो हमारी जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ और बहुत पुरानी मांगे हैं। हम 4 सालों से इस मांगों पे अडिग हैं कि हमारी जो वेतन वृद्धि का सबसे पहला मांग है उसमें ये है कि जो पीजी रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं और जो बॉन्डेड डॉक्टर्स होते हैं जो एमबीबीएस के बाद बॉन्ड करते हैं और पीजी के बाद बॉन्ड करते हैं, उनकी वेतन में वृद्धि हो। देखा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ पर हमसे हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य से करीबन 30 से 40% वेतन वहाँ पर ज़्यादा मिलता है पीजी रेसिडेंट डॉक्टर्स को और बॉन्डेड डॉक्टर्स को। लेकिन वही चीज़ और बाकी स्टेट्स में भी देख लीजिए आप, जैसे झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, दिल्ली है, तो ये सब राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ से ज़्यादा वेतन पाते हैं वो लोग। तो हमारी सरकार से पहला डिमांड तो यही है कि हमारी वेतन में विसंगति हो। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि जो छत्तीसगढ़ में एक डॉक्टर करने बच्चा आता है
तो MBBS के बाद यहाँ पर 2 साल का बॉन्ड है, और जो PG के बाद भी फिर 2 साल का बॉन्ड है। इस मतलब कि टोटल 4 साल का बॉन्ड यहाँ पर एक मतलब मेडिकल स्टूडेंट को देना पड़ता है सरकार को। तो ये बॉन्ड ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बच्चे के लिए। ऑलरेडी MBBS, PG और बॉन्ड का ड्यूरेशन मिला दिया जाए तो करीबन 12.5 से 13 साल तो हमारा सिर्फ इसी ड्यूरेशन में लग जाता है। इसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग 3 साल और लगते हैं। तो हमारा दूसरा डिमांड यही है कि इस जो बॉन्ड अवधि है उसको थोड़ा कम किया जाए। और हमारा तीसरा डिमांड है कि जो PG के बाद 2 साल का बॉन्ड सरकार देती है, तो उसमें जो सीनियर रेसिडेंस की पोस्ट होती है मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, उनको ना भरते हुए अभी पेरीफेरी और जो दूसरे जिला अस्पतालों में जो बॉन्ड का दिया जा रहा है, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 साल जो है सीनियर रेसिडेंसी की पोस्ट में भरा जाए, ताकि हम लोग भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एलिजिबल हो पाए उनकी सीट के लिए। और दूसरा जो हमको मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटी मिलती हैं आफ्टर PG वो भी मिल सके। तो ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। इसके इसी वजह से देखा जा रहा है कि जो नीट PG का रिजल्ट आता है और जो काउंसलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य पीछे होते जा रहा है। लोग पहले दूसरे राज्यों को प्रेफर करते हैं यहाँ आने के बजाय, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ पर सीट बाद में ली जाती है क्योंकि यहाँ पर एक तो PG डॉक्टर्स का, रेसिडेंट डॉक्टर्स का वेतन भी कम है, और दूसरा यहाँ पर जो बॉन्ड अवधि है वो भी ज्यादा है। तो ये कारण हो सकता है कि लोग यहाँ जो आपके मूल लोग हैं वो रहना नहीं चाह रहे हो या बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हो, जो लोग अब्रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं, या लोगों का मन जो बन रहा है, एक ये कारण माना जा सकता है इसको? बिल्कुल माना जा सकता है ये कारण। जैसे सर ने कहा कि यहाँ के लोग बॉन्ड करने के बाद में या फिर MBBS या फिर यहाँ आना नहीं चाहते, और अगर यहाँ से कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे रहना नहीं चाहते। 2 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि जो स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी कम है। अगर अपन बात करें, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में ही हाईटेक सुविधा है, जैसे मेकाहारा हॉस्पिटल, लेकिन जहाँ पेरीफेरी में जाएंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। वहाँ पे डॉक्टर जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे पेरीफेरी में जो सुदूर जो जिले में जाते हैं वहाँ पे स्टाइपेंड काफ़ी कम मिलता है। एक आपको बड़ी ही दुर्भावना की बात है कि जो एक PG डॉक्टर होता है, जब PG कंप्लीट कर लेता है तो उसकी सैलरी PG के 3rd ईयर से भी कम हो जाती है। हमारे साथ रामकृष्ण केयर से जावेद अली खान सर मौजूद हैं यहाँ पे। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, एक विशेष सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। युवाओं में आज की तारीख में BP और शुगर जैसी तकलीफें बहुत देखने को मिल रही हैं जी। और 30 से 60 साल की उम्र में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि लाइफस्टाइल को हम माने, या नशा बोल लें, या और ऐसे वर्क प्रेशर बोल लें? क्या कारण है जो ये तकलीफें इस एज में घिर रही है लोगों को? देखिए, आपने तो अपनी पहली लाइन में ही कह दिया कि जो युवाओं की जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। मैं समझता हूँ कि जो बदलती जीवन शैली है, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माना हुआ करता था, हम देखा करते थे कि हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली जो कहावत है वो ख़त्म हो गई। जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, वो आदत जो है चली गई। तो सबसे पहले तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, और जिस ढंग की जीवन शैली हम अपना रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए की वजह से ही ये जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है। और आपको पता होगा कि जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बढ़ती है युवाओं में, तो उस कंडीशन में हार्ट की प्रॉब्लम भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है। तो ये एक ज़माने में 40 साल, 45 साल या 50 साल की उम्र में जो बीमारियां होती थी वो प्रीपोन हो गई और कुछ जल्दी होने लगी। अब ये बात ज़रूर है कि अब नए नए तरीके आ गए हैं डायग्नोसिस के या बीमारी को ठीक करने के, लेकिन ये भी एट द सेम टाइम सही है कि बीमारियां प्रीपोन हो गई हैं, जल्दी देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तमाम ट्वीट्स आए हुए हैं, तो क्या उससे आप अपनी मांग पूरी होते देख पा रहे हैं, या जो आपकी डिमांड्स थी वो पूरी हो रही हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की उनसे? ये बहुत ही बेहद की खुशी की बात है कि जो ट्वीट अभी CM सर ने किया है, हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी पूरे नहीं हुए हैं हमारे, जो कि वो भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि आफ्टर डूइंग PG 3 इयर्स के बाद भी बॉन्ड हमें कंप्लीट करना रहेगा। बॉन्ड में जो सैलरी है वो हमारे 3rd ईयर PG से भी बहुत कम है। तो हम चाहेंगे कि उस पर भी एक बार विचार करेगी सरकार, और हम अपने जो कमेटी कोर मेंबर्स से है आपस में डिस्कस करके आगे का
डिसीजन लेके हम अनाउंस करें। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोयल जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है आदमी, तो उसे अस्पताल जब वो एडमिट होता है तो उसे वहां पे तमाम इलाज के साथ साथ वो बताया जाता है कि आपके कौन से पैकेज में जाना चाहेंगे, डीलक्स, सेमी डीलक्स, सुपर डीलक्स। तो ये पैकेजेस जो हैं क्या इलाज में भी फर्क लाते हैं? दवाइयों में, इलाज में क्या कुछ इन पैकेजेस से फर्क आता है? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो पैकेजेस प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, ये पैकेज देने का मुख्य कारण ये सोसाइटी ही है। सोसाइटी डॉक्टर से अब सिर्फ इलाज की उम्मीद नहीं करती, साथ ही साथ वो सुविधाएं भी चाहती है। इलाज तो उस समय भी होता था जब घर में एक डॉक्टर अपने खुद के घर में दवाइयाँ चढ़ाता था और सारे टेस्ट वहीं पे करवा लेता था, लेकिन अब मरीज की डिमांड्स बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी एंड लग्जरिटी। तो हॉस्पिटल के पास एक ही ऑप्शन बचता है ऐसे केस में कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनके लिए एक थोड़ा सा इकोनॉमी रेंज में बजट में अपना काम करे। काम वही होता है, चाहे वो सुपर डिलक्स रूम हो, स्वीट रूम हो या जनरल वार्ड हो। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा इलाज जनरल वार्ड में होता है। जनरल वार्ड में 10 पेशेंट एक साथ, सामने में एक डॉक्टर, एक नर्स बैठी है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कमरे में जब मरीज कॉल करता है इन जनरल तब डॉक्टर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इकोनॉमी और डिलक्स देना हॉस्पिटल्स की मजबूरी है, क्योंकि सोसाइटी डिमांड कर रही है। इलाज सब में अच्छा होता है, इनफैक्ट सबसे अच्छा तो जनरल वार्ड में होता है। थैंक यू सो मच सर। एक बात हम देख रहे हैं कि अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए हैं तो आज भी हमारा जो डिपेंडेंसी है वो शहरों की तरफ ज्यादा है। ग्रामीण भारत को हम देखें तो आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यह अछूता है। बस्तर एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि बस्तर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई जिलों का क्षेत्र है, फिर भी क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि इलाज के लिए लोगों को बड़ी शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है? पैरामेडिकल स्टाफ की भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, लेकिन शासन प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल अंबेडकर अस्पताल, जहां पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी, केवल ये 1300 बिस्तर का अस्पताल जो है 300 स्टाफ नर्स के भरोसे चलता है। और आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे एक वार्ड में 70 से 80 मरीज रहते हैं, उसको मात्र एक स्टाफ नर्स जो है उसका वहाँ पे देख रेख करती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे इलाज की व्यवस्था, सुविधाएं क्या होती होगी और वो कैसे अपने काम को करती होगी, क्योंकि उनके द्वारा जो है लैब टेक्नीशियन का भी काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है, फार्मासिस्ट का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर का, अपना स्वयं का काम। इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसे काम को मानसिक तनाव, डिप्रेशन के साथ वहाँ पे कार्य होता है। हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार तमाम सुविधाओं पे काम कर रही है, जैसे कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता योजना, आयुष्मान कार्ड केंद्र की योजना ले ले तो आपको क्या लगता है ये सब तमाम सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही हैं उससे आमजन को फायदा हो रहा है? ये जितनी भी कार्ड सुविधाएं हैं या जो कह लें कि सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से जो हेल्थ स्कीम्स लाई गई हैं, कहीं ना कहीं इससे आम जनता को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वेरी मतलब रिलेटिव है। अगर हो सकता है किसी जो लोअर इकोनॉमिक वर्ग के लिए 10,000 खर्च करना मुश्किल हो, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 या 2 लाख या 5 लाख खर्च करना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड व्यवस्था लाने से हमें मतलब सबको ही बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और ये मतलब और इनका जो वैल्यूज़ हैं वो मतलब जो लेवल हैं, मतलब जो अमाउंट है वो और बढ़ना चाहिए, ताकि जैसे कि अगर किसी को और सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत है तो वो उसमें कवर हो पाए। जावेद सर से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बेसिक सा सवाल है सर कि ये जो बीपी काउंट में 120 और 80 का जो कैलकुलेशन है, ये क्या कैलकुलेशन है और ये क्या एज के हिसाब से डिफर करता है या सामान हम इसको एक ही तौर पे देखा जा सकता है, इसको देख सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है एक डायनेमिक फिगर है, लेकिन
आमतौर पे ये माना जाता है कि 120/80 जो होता है, ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं 120 और नीचे वाला डायस्टोलिक जिसको हम जो 80 के आसपास माना जाता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर 130 हो जाए तो हमें ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करनी है या नहीं करनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, ACC जिसे हम कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, AHA जो होती हैं, उनके रिकमेंडेशन या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के रिकमेंडेशन जो हैं वो ये है, मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन 130/80 या 130/90 हो जाने पे हमें ब्लड प्रेशर की दवा नहीं शुरू करनी है। दवा हमें उस कंडीशन में शुरू करनी है जब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर और 90 के ऊपर नीचे वाला अगर ये हो जाए तो हमें दवा शुरू करनी होती है। इस बीच में क्या करना है, अगर किसी का 130 हो जाए या 140 से नीचे हो जाए, उस कंडीशन में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो पहली चीज़ है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर रवि गोयल जी से है कि सर, हम देखते हैं जो तमाम बातें चल रही हैं, हेल्थ कार्ड्स पे बात हो रही है, बीमा पे बात हो रही है, तो क्या बीमा इंसान के इलाज में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है? डेफिनेटली बीमा जो होता है मरीज के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। बेसिकली आप बीमा है क्या इस चीज़ को समझिए। अगर सपोज एक सोसाइटी में 1000 लोग हैं, 1000 लोग रोज़ 10-10 रुपये जमा करते हैं। अमूमन हम मान के चलते हैं कि महीने में एक जन की तबीयत खराब होगी तो उस 10-10 रुपये से 10,000 रुपये जो जमा हुए उस एक आदमी को दे दिए, जाओ आप अपना इलाज कराओ। अगले महीने उसकी तो तबीयत खराब नहीं होगी, किसी और की खराब होगी। तो 10-10 रुपये जो आप हर महीने निकाल रहे हैं और उसको कलेक्टिव करके एक पर्सन को दे रहे हो, ये है बीमा योजना। तो मेरे ख्याल से ये समाजवाद के सिद्धांत पे आधारित है और बीमा योजना हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।